मिलने का तो मेरी बुक मिलने का है। चलो, हेलो हाय गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, दिस इज सीएस चितलांगा एंड आप सबका स्वागत है कॉर्पोरेट फाइनेंस के ब्रांड न्यू लेक्चर में। हम लोग अभी फिलहाल डिस्कस कर रहे हैं इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशंस 2018, जहां पे कल हम लोगों ने अपना राइट्स इशू का पूरा डिस्कशन कंप्लीट किया था। तो हम लोग जब आईसीडीआर स्टार्ट किए थे बरसों पहले, उस समय हम लोगों ने देखा था कि आईसीडीआर कुछ 9-10 जगह पे अप्लाई करता है। हाउएवर आपके सिलेबस में 5 इश्यूज अपने को पढ़ने थे, आईपीओ, एफपीओ, राइट्स, प्रेफरेंशियल एंड क्यूआईपी। ठीक है, इसमें आईपीओ कंप्लीट हो गया, एफपीओ कंप्लीट हो गया, राइट्स कंप्लीट हो गया। अब आपको प्रेफरेंशियल एंड क्यूआईपी ये दोनों तरह के इश्यूज को पढ़ना है। ठीक है, नाउ मेजर चंक जो आपके सिलेबस का है ना आईसीडीआर के अंदर, दैट इज एक्चुअली नथिंग बट योर आईपीओ एफपीओ। तो मेजर चंक आपका कंप्लीट हो चुका है। अब प्रेफरेंशियल और क्यूआईपी जो अपने बचे, उसमें एकदम बेसिक अपने को पढ़ना है कि क्या होता है, ये क्यों करते हैं, प्राइसिंग क्या है, लॉक इन क्या है एंड इसकी एलिजिबिलिटी एंड जनरल कंडीशंस क्या है। बस उतना ही पढ़ना है। तो बहुत ज्यादा नहीं है, बट स्टिल इट इज देयर इन योर सिलेबस मोर देन इट वाज देयर इन द एग्जीक्यूटिव वाला पार्ट। एग्जीक्यूटिव में शायद आप लोगों ने एक पेज जितना ही पढ़ा था प्रेफरेंशियल, यहाँ पे ज्यादा है, 12-13 पेजेस का है। तो अपने को पढ़ना थोड़ा सा डिटेल में, बट जितना डिटेल में हम लोगों ने आईपीओ एफपीओ पढ़ा था उतना डिटेल में पढ़ना नहीं है। फर्स्ट, सेकेंड, जो पॉइंट्स भी आप देखोगे ना, वो सारे पॉइंट्स मोर और लेस रेपिटेटिव ही है। तो जो आपका आईपीओ एफपीओ राइट्स में आ चुका है, मोर और लेस वही पॉइंट्स है, थोड़ी बहुत बातें बस हम लोग इधर उधर चेंज करने वाले हैं। ठीक है, चलो तो अभी का फटाक से मेरे को बता दो प्रेफरेंशियल इशू क्या होता है। जो सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्संस को हम लोग शेयर्स इशू करते हैं उसको बोला जाता है प्रेफरेंशियल इशू। श्योर? ठीक है, मतलब अगर मान लो आप लोग सब पब्लिक के लोग हो, अगर हम मान लो फर्स्ट टाइम में पूरे पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं, वो क्या बन जाएगा? आईपीओ, कि जिसको मन चाहे वो आके ले सकता है। अब मान लो एक बार आईपीओ हो चुका है, मेरी कंपनी एक बार लिस्ट हो चुकी है, आगे जाके वापस से हम पूरे पब्लिक को दे रहे हैं, वो क्या बन जाएगा? वो एफपीओ बन जाएगा। बट अभी हम सोच रहे हैं कि नहीं, मेरे को पूरे पब्लिक को नहीं देना है, मेरे को कुछ स्पेसिफिक लोगों को ही देना है, मतलब मेरे को इन दोनों को ही बस शेयर्स इशू करने हैं, देन दैट विल बिकम प्रेफरेंशियल इशू। ठीक है, अब प्रेफरेंशियल इशू क्यों करेगी कंपनी और किस केस में करती है? प्रैक्टिकली व्हाई डू पीपल डू प्रेफरेंशियल इशू? प्रेफरेंस देने के लिए। किसको प्रेफरेंस देती होगी कंपनी जनरली? अगर आप अपने शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस दे दो, देन दैट बिकम्स राइट इशू। एम्प्लॉइज को रिटेन करने के लिए, आप अगर एम्प्लॉइज को रिटेन करने का बात करें तो हम लोग उसके लिए ईसॉप देते। प्रेफरेंशियल इशू का डेफिनेशन में ही दिया गया है, इशू ऑफ सिक्योरिटीज बाय लिस्टेड इशूअर एंड डज नॉट इंक्लूड ईसॉप, ईएसपीएस, स्वेट इक्विटी, डीआर एंड फॉरेन सिक्योरिटीज। तो आपने एम्प्लॉय को जो ईसॉप वगैरह इशू किया है वो प्रेफरेंशियल इशू में आता ही नहीं है। एम्प्लॉइज हट गए, आपके शेयर होल्डर्स को अगर आप स्पेसिफिकली इशू करते हो तो वो बन जाता है राइट इशू, वो बन जाता है राइट इशू। तो फिर किसको, ऐसा कौन सा सिचुएशन आ गया होगा जहां पे हमें कुछ स्पेसिफिक लोगों को जाके शेयर्स इशू करना पड़ा? ओके ओके, ठीक है, तो वो तो हम एफपीओ में भी कर सकते हैं ना। एफपीओ में ऐसा थोड़ी कि अगर एफपीओ कर रहे हो तो 100 करोड़ उठाना ही पड़ेगा। मेरे को अगर 10 करोड़ ही रेज करना है तो हम एफपीओ के थ्रू भी कर सकते हैं। उससे मेरे को कोई फर्क पड़ रहा है क्या? मेरे कितने इक्विटी शेयर होल्डर्स नंबर में बढ़े, उससे मेरे को फर्क पड़ रहा है क्या? एमएनए केस जो पुरानी कंपनी के शेयर होल्डर्स है उनको देना पड़ेगा। ओके, वो भी आगे जाके देखेंगे, अपने एग्जेम्प्टेड है बोलेंगे, बट उनके लिए अलग से किया जाता है क्या? ओके ओके, ठीक है। सुनो, अब होता क्या है, मान लो एक कंपनी के पास ऑलरेडी 200 करोड़ का शेयर कैपिटल है। ठीक है, कंपनी को अब 20 करोड़ रुपए और चाहिए, रेस करना है 20 करोड़ रुपए। ठीक है, हम बहुत कम अमाउंट्स लेके चल रहे हैं, ये एक्चुअली 20 करोड़ का तो कोई बात ही नहीं करता, ज्यादा ही होता है। तो मान लो कंपनी को 20 करोड़ रेस करना है। ठीक है, कंपनी के पास एक ऑप्शन है कि वो एफपीओ कर सकता है। कुछ गलत होगा क्या एफपीओ करने में? एब्सोल्युटली नॉट, कर सकता है, बहुत आराम से कर सकता है। चाहे तो 2 करोड़ के लिए भी एफपीओ कर सकता है। यहां पे तो 20 करोड़ है, कंपनी 20 करोड़ के लिए एफपीओ करेगा, बट 20 करोड़ के लिए एफपीओ करने में कॉस्ट कितना ज्यादा लग रहा है वो सोचो ना। एफपीओ में ठीक है ज्यादा लोग भी आ रहे हैं, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, बट इमेजिन द कॉस्ट। आपको इतने डिस्क्लोजर्स करने पड़ेंगे, आपको सेबी के आगे पीछे घूमना पड़ेगा, आपको मर्चेंट बैंकर अपॉइंट करना पड़ेगा, और जहां मर्चेंट बैंकर अपॉइंट किया वहां कॉस्ट ऑटोमेटिकली बहुत आगे भाग जाता है, राइट? तो इतना कम अमाउंट के लिए इतना बड़ा कॉस्ट इनकर करना डज नॉट मेक सेंस। फिर भी कुछ कंपनीज करती है क्या? करती है। अगर कुछ कंपनी को ऐसा लगता है कि नहीं हमें करना ही है, हमें पब्लिक ही शेयर होल्डिंग बढ़ानी है, हमें अपने इसमें पब्लिक ही चाहिए, तो कुछ कंपनीज करती है। बट मेजरली कौन लोग प्रेफरेंशियल इशू करते हैं पता है?
अगर आपने मान लो आप गए और आपने किसी जगह से एक स्पेसिफिक इन्वेस्टर को पकड़ा, ठीक है, अब मेरी कंपनी में मेरे को चाहिए इन्वेस्टमेंट मेजर, ठीक है, अब हम नहीं चाह रहे पब्लिक में इतना डिस्क्लोज वगैरह करना, बिकॉज हर तरह के इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में पब्लिक इन्वेस्ट नहीं करती है। अगर आज मान लो चैट जीपीटी, अभी तो एआई बहुत ज्यादा स्ट्रांग आ गया, राइट, बट जो कंपनी ने फर्स्ट टाइम चैट जीपीटी बनाया था, मान लो वो आपके पास आता और बोलता कि हम सोच रहे कि एआई के थ्रू कुछ बनाने वाले हैं, आज तक कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है, क्या आप उतने कॉन्फिडेंट होते उसको लेके? ऐसा कुछ तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा ना। जब रिसर्च होगा, डेवलपमेंट होगा, काम होगा, तब तो वो एग्जिस्ट करेगा। तो जो कंपनीज नए टेक्नोलॉजी नई चीजों में आती है ना, उसके लिए जो रिसर्च वगैरह के लिए फंडिंग चाहिए होता है, पब्लिक जनरली बहुत ज्यादा उसमें इन्वेस्ट नहीं होती है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें पता है कि हमें पैसा चाहिए, तो ये दो चार तरह के इन्वेस्टर्स है, ये इन्वेस्टर से ही मेरे को पैसा मिल सकता है, तो आप उनके पास जाते हो, उनको बोलते हो कि देखो मेरे को इतने रुपए की जरूरत है। आपके हिसाब से शायद हो सकता है पब्लिक नहीं समझेगी इस बात को, बट ये इन्वेस्टर्स समझ जाएंगे। आपने उनको समझाया, उन्हें अपॉर्चुनिटी दिखा, उन्होंने बोला ठीक है हम इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है। अब जब वो एक पर्टिकुलर इन्वेस्टर ही इन्वेस्ट करने वाला है, तो उसके लिए प्रेफरेंशियल इशू करना पड़ेगा। एंड दूसरा सबसे बड़ा रीजन होता है प्रमोटर की होल्डिंग को बढ़ाने के लिए, ठीक है। आज अगर मान लो कोई प्रमोटर है, प्रमोटर को अपनी होल्डिंग बढ़ानी है इन द कंपनी, अब वो पब्लिक ऑफर में तो जा नहीं सकता, ठीक है, वो राइट ऑफर में भी जाएगा तो प्रोपोर्शनल बेसिस पे सबका ही होल्डिंग बढ़ जाएगा, तो उसमें भी उसको कुछ चेंज नहीं होने वाला। सो प्रमोटर्स को अगर अपना होल्डिंग बनाना होता है तो भी वो प्रेफरेंशियल इशू में ही जाते हैं। मेजर केसेस में प्रमोटर होल्डिंग का ही आता है, जब उन्हें अपना प्रमोटर्स को अपना होल्डिंग बनाना होता है तभी अपने मेजरली प्रेफरेंशियल इशू करते हैं। बायबैक भी कर सकते हैं मतलब नहीं, बट प्रमोटर को कंट्रोल नहीं बढ़ाना है, प्रमोटर को होल्डिंग बढ़ाना है। इन व्हाट सेंस? बायबैक कर रहे हो तो आपकी कंपनी से उतना पैसा निकल भी तो रहा है, नहीं निकाल सकती कंपनी अभी पैसा, कंपनी को पैसा रेस करना है, बट एट द सेम टाइम कंपनी को अपना प्रमोटर का होल्डिंग भी रेस करना है। तो प्रेफरेंशियल इशू बेस्ट है ना, आप अपने प्रमोटर्स को स्पेशली जाके प्रेफरेंस देके उनको इशू कर दो, प्रमोटर होल्डिंग ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। समझ में आया सबको? ठीक है, तो प्रेफरेंशियल इशू करने के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? या तो आप किसी स्पेसिफिक इंसान से जाके इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हो, जो इन्वेस्टमेंट आपके हिसाब से पब्लिक आपको नहीं दे सकता था, एंड दूसरा कि प्रमोटर होल्डिंग जो है वो आपको अगर कंसोलिडेट करना है या वो आपको बढ़ाना है, तो उसके लिए प्रेफरेंशियल इशू जनरली अपने करते हैं। समझ में आया? अच्छा, प्रमोटर तो इंडिविजुअल नॉन इंडिविजुअल भी हो सकता है, राइट? समझ में आया सबको? तो दो रीजन वाई प्रेफरेंशियल इशू करते हैं। अब अगर कोई एक स्पेसिफिक इंसान से इन्वेस्टमेंट लेना है, ठीक है, पब्लिक से इन्वेस्टमेंट नहीं लेना है, अपने को स्पेसिफिक लोगों से इन्वेस्टमेंट लेना है। अब वो स्पेसिफिक लोग जिससे इन्वेस्टमेंट लेना है, कुड बी राकेश झुंझुनवाला, इट कुड ऑल्सो बी अ कंपनी, इट कुड ऑल्सो बी अ बैंक, वो कोई भी हो सकता है, राइट? यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है, मान लो अगर मेरी कंपनी ऐसी है, मेरे कंपनी में यू आर ऑलरेडी इन्वेस्टेड, ठीक है, अब हम एक कुछ बहुत रिस्की सा काम करने वाले हैं जिसमें भारी इन्वेस्टमेंट चाहिए। वो रिस्की सा काम में आपको भरोसा है, बिकॉज आप कंपनी में स्टार्टिंग से रहे हो, यू आर नॉट द प्रमोटर बट यू हैव बीन देयर इन द कंपनी एज एन इन्वेस्टर स्टार्टिंग से, ठीक है। पब्लिक को भरोसा नहीं है, यू आर रेडी टू इन्वेस्ट, तो आई विल कम टू यू ओनली ना। ये जनरली कब होता है? जब बहुत रिस्की चीज कोई ले रही होती है कंपनी, या कोई ऐसा काम स्टार्ट कर रही होती है जिसके लिए फंडिंग चाहिए, विच डज नॉट शो वेरी गुड रिजल्ट्स बिगनिंग में, तो उन सारी चीजों के लिए होता है। तो प्रेफरेंशियल इशू सबको समझ में आया? अब एक बार क्यूआईपी में आओ, नीचे देखो क्यूआईपी का भी आपको एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, पेज नंबर 8.86 पे। ठीक है, अब आओ, क्यूआईपी का डेफिनेशन क्या दिया गया है? It means allotment of eligible securities by a listed issuer to QIBs on a private placement basis and includes an offer for sale, ये दिया हुआ है, ठीक है, ये समझ में आया? अब यहां पे हो क्या रहा है देखो, हम क्यों आपको यहां पे लेके आए? प्रेफरेंशियल इशू का डेफिनेशन क्या था? प्रेफरेंशियल इशू का डेफिनेशन था इशू ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, यहां पे भी इशू ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज है, बाय अ लिस्टेड इशूअर, यहां पे भी बाय अ लिस्टेड इशूअर है, टू एनी सिलेक्ट ग्रुप और ग्रुप ऑफ पर्संस ऑन अ प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस, यहां पे क्या दिया हुआ है? टू एनी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स ऑन अ प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस। तो आप किसको कर रहे हो वो छोड़ के बाकी सब रिमेन्स द सेम, क्यूआईपी में, प्रेफरेंशियल में। अच्छा, अब एक बात बताओ, क्यूआईपी कब हो जाता है? जब आप क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को प्लेसमेंट दे रहे हो, राइट, उनको अलॉट कर रहे हो। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के डेफिनेशन में ये 13 लोग आते हैं, ठीक है। इसमें आपको म्यूचुअल फंड भी दिखेगा, एफपीआईज भी दिखेंगे, वेंचर कैपिटल फंड भी दिखेगा, एआईएफ भी दिखेंगे, ये सब भी दिखेगा। क्या हम इनको प्रेफरेंशियल इशू नहीं कर सकते? कर सकते हैं क्या इन लोगों को? मेरा पहला क्वेश्चन है, ये बैंक है, ये पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये एफपीआई है, क्या हम इनको प्रेफरेंशियल इशू नहीं कर सकते हैं? तो अगर मान लो हम इस इंसान को प्रेफरेंशियल इशू कर रहे हैं, तो फिर वो प्रेफरेंशियल इशू कहलाएगा या क्यूआईपी कहलाएगा?
बट आप इनको मतलब व्हाट वाज द लॉजिक, माय क्वेश्चन इज, इन 13 लोगों को जब हम प्रेफरेंशियल इशू भी कर सकते हैं तो फिर अलग से इनके लिए पूरा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन प्लेसमेंट करके एक पूरा नया चैप्टर बनाने का लॉजिक क्या था? समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? ठीक है, ये सेम लोगों को अगर हम प्राइवेट प्लेसमेंट में इशू करें तो वो प्रेफरेंशियल इशू भी कहला सकता है। तो आपने फिर क्यूआईपी बनाया क्यों? वी अंडरस्टैंड प्रेफरेंशियल इशू इज अ अम्ब्रेला टर्म, इट्स एन अम्ब्रेला टर्म। उसके अंदर जब इन 13 लोगों को करते तो उसको क्यूआईपी बोलते हैं। माई पॉइंट इज, क्यों बोले हम क्यूआईपी जब हम उसको प्रेफरेंशियल इशू में ही ला सकते हैं? क्यों हम अलग से एक पूरा नया इशू पढ़े? तो अगर हम मान लो म्यूचुअल फंड को प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस में इशू कर रहे हैं, इट विल बी अ क्यूआईपी ओनली, इट कैन नेवर बी प्रेफरेंशियल। हो सकता है ना प्रेफरेंशियल? समझ गए हम। क्यूआईपी में ये 3 लोगों को आपने बोला कि अगर ये 13 लोगों को प्रेफरेंस दे रहे हो, मतलब क्यूआईपी अगर करना है तो यही 13 लोगों को कर सकते हैं। अच्छा, अल्टीमेटली क्या होने वाला है? कंपनी इन 13 लोगों को शेयर्स देगी, ये 13 लोग कंपनी को पैसा देंगे। अगर हम इनको प्रेफरेंशियल इशू करें तो भी हम ये 13 लोगों को शेयर्स देने वाले और ये 13 लोग मेरे को पैसा देने वाले। हाउ इज इट एनी डिफरेंट? डिफरेंट कैसे हुआ ये? समझ आ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? नो बट इनको अगर हम प्रेफरेंशियल में भी देना चाहे तो हम दे सकते हैं। आई कैन डू अ प्रेफरेंशियल इशू ऑफ माई शेयर्स टू म्यूचुअल फंड्स, आई कैन डू अ प्रेफरेंशियल इशू टू ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स। कंपल्सरली देते हैं अपना शेयर्स, मतलब क्यूआईबी अगर कर रहे हो तो केवल वो ऑफर फॉर सेल का ही हो सकता है, वो फ्रेश इशू का हो ही नहीं सकता। ओके ओके। प्रेफरेंशियल के केस में कैन यू डू एन ऑफर फॉर सेल? प्रेफरेंशियल इशू के केस में वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव वॉज कि हमें प्रमोटर का शेयर होल्डिंग को कंसोलिडेट करना है। तो जनरली प्रेफरेंशियल इशू के केस में ऑफर फॉर सेल नहीं होता है, क्यूआईपी के केस में आप ऑफर फॉर सेल करते हो। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या हो सकता है? क्यों आपने क्यूआईपी में ऑफर फॉर सेल रखा और प्रेफरेंशियल इशू में ऑफर फॉर सेल नहीं रखा? बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये दोनों जो इश्यूज है सेम इंसान को किया जा सकता है, बट दोनों इश्यूज जब आप सेम इंसान के करते हो दोनों अलग अलग ऑब्जेक्टिव से किया जाता है। तो उसके लिए पहले मेरे को यह आंसर करो, आपने प्रेफरेंशियल इशू में ऑफर फॉर सेल अलाउ नहीं किया है, आपने क्यूआईपी में ऑफर फॉर सेल अलाउ किया है। व्हाट कुड बी अ पॉसिबल रीजन? एंड आई विल टेल यू, रीजन लाइज इन द इंटेंशन। क्यूआईपी क्यों लाया गया था और प्रेफरेंशियल इशू क्यों लाया गया था, दोनों का इंटेंशन बहुत डिफरेंट है। हम्म क्यों दे? अच्छा, अगर मान लो इसको करना है कंपनी को, प्रमोटर को अगर अपना शेयर होल्डिंग डाइल्यूट करना है तो एफपीओ कर सकता ना? एफपीओ में तो ऑफर फॉर सेल होता है, कॉस्टली हो जाएगा। ओके, तो फिर इन जनरली एफपीओ में मत करो अलाउ ओएफएस को। ओके, यू वर सेइंग पूरा जो क्यूआईपी इशू है वो बनाने का पर्पस क्या था? व्हाट वाज द इंटेंशन जिसके वजह से सेबी ने ये पूरा इशू उठा के नया एक इशू बनाया? देयर इज अ वेरी स्पेसिफिक इंटेंशन क्यों बनाया गया था? वो उसके लिए हमारे एंकर इन्वेस्टर्स है, वो आईपीओ के टाइम एंकर इन्वेस्टर्स कर देते तो आ जाता है पब्लिक को ट्रस्ट। और एक बार कोई कंपनी लिस्टेड है तो फिर तो ट्रस्ट एनीवे है ही लोगों को, तभी लिस्टेड है। तो प्रेफरेंशियल में भी ला सकते हैं लोग पैसा ना, प्रॉब्लम क्या है? मेरा पॉइंट इज, आप कुछ भी बोल लो कि ये कंपनीज बहुत इन्वेस्टमेंट कर सकती है, ये कर सकती है, वो कर सकती है, ट्रस्ट ला सकती है, सब चीज तो एज अ प्रेफरेंशियल इशू भी कर सकती है वो। किसकी होल्डिंग? प्रमोटर की ना। हाँ, वो ही पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, बट व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट पॉइंट? प्रमोटर को एग्जिट चाहिए, प्रमोटर को एग्जिट चाहिए तो और उपाय है उसके पास, ऑफर फॉर सेल कर देगा वो नॉर्मल एफपीओ में ना, एग्जिट चाहिए तो। मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अब हम लोग ये डिफरेंस नहीं कर रहे कि क्यूआईपी क्यों रखा जब प्रेफरेंशियल इशू हो सकता था, हमें समझ में आ गया दोनों डिफरेंट होता है, सेम नहीं होता। प्रेफरेंशियल इशू में यू कैन नॉट डू एन ऑफर फॉर सेल, क्यूआईपी में यू कैन डू एन ऑफर फॉर सेल, तो देयर हैज टू बी सम डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू ऑफर फॉर सेल। लॉजिक हैज टू डू समथिंग विद ऑफर फॉर सेल। क्यों लाया गया क्यूआईपी?
क्यों लाया गया QIP? चलो हम एक हिंट दे रहे हैं। पोस्ट इशू अलॉटमेंट हम लोगों ने पढ़ा था ना, अप टू 1600 करोड़ 25%, इट हैज समथिंग टू डू विद दैट। अब सोचो। अब सुनो, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बोल रहे, ICDR का हम लोगों ने फर्स्ट वाले पार्ट में ही पढ़ा था ना। ICDR का जब IPO FPO पढ़ रहे थे तो आप लोगों ने ये पढ़ा था मिनिमम ऑफर टू पब्लिक। यहां पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर आपका पोस्ट इशू कैपिटल 1600 करोड़ तक है तो मिनिमम पब्लिक को कितना मिलना चाहिए? 25%। अगर 1600 करोड़ से 4000 करोड़ तक है तो पब्लिक को मिनिमम 400 करोड़ होना चाहिए। 4000 करोड़ से लेके 1 लाख करोड़ तक है तो मिनिमम 10%, और 1 लाख करोड़ से ऊपर है तो मिनिमम 5%, राइट? मतलब अगर मान लो आज हम 4000 करोड़ से लेकर हम 10,000 करोड़ का कर रहे हैं, मेरा पोस्ट इशू कैपिटल 10,000 करोड़ होने वाला है, तो हम अपना IPO इस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं कि मेरा पब्लिक शेयर होल्डिंग आगे जाके 10% का होगा। 10% आता है ना इसके बीच में, यहां आता है ना 10,000 करोड़, तो मेरा मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग 10% हो जाएगा। आफ्टर इशू कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली नीचे क्या दिया गया था कि 2 साल के अंदर अंदर आपको हाँ ये 3 साल के अंदर अंदर आपको इसको बढ़ा के 25% करना है, बिकॉज योर LODR सेज दैट द मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग हैज टू बी 25%। अभी बात बताओ, कंपनी ने अभी जस्ट FPO किया या IPO किया है अभी जस्ट, ठीक है, इसमें करेंटली पब्लिक शेयर होल्डिंग है 15% की, इसको 3 साल का टाइम मिला है इसको बढ़ा के 25% करने का। अब क्या वापस से हम IPO FPO करेंगे? वापस से तो हम IPO FPO करेंगे नहीं, तो वहां पे कौन कहां से सबसे ज्यादा इजीली इन्वेस्टमेंट आपको मिल सकता था? सबसे इजीली आपको इन 13 लोगों से मिल सकता था। इसलिए इन 13 लोगों के लिए एक नया हम लोगों ने पूरा डिजाइन किया, जहां पे हम लोगों ने प्रमोटर्स को अलाउ किया। देखो फ्रेश इशू करते तो प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन 20% और आ जाता, फिर वो पूरा ऊपर नीचे हो जाता। हम लोगों ने बोला प्रमोटर तुमको अपना होल्डिंग कम करना पड़ेगा, तभी पब्लिक का होल्डिंग बढ़ेगा, तुम अपना इतना % शेयर्स निकालो और एक क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन को जाके बेचाओ, ठीक है? तो वो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर जो था मेरा, वो पब्लिक कैटेगरी में आ जाएगा, तो मेरा पब्लिक शेयर होल्डिंग बढ़ जाएगा। सो QIP के पीछे का इंटेंशन वाज टू हेल्प इन दिस, in achieving the minimum public shareholding of 25% within the prescribed period। QIP का इंटेंशन ये है, और उधर प्रेफरेंशियल इशू का इंटेंशन एब्सोल्युटली डिफरेंट है। प्रेफरेंशियल इशू बोलता है कि भाई तुमको जो करना है करो, तुमको किसी भी रीजन से करना पड़ सकता है, तुमको छोटा इन्वेस्टमेंट चाहिए, तुमको प्रमोटर होल्डिंग कंसोलिडेट करना है, जो भी रीजन हो सकता है, राइट? बट QIP करने का इंटेंशन बहुत 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 स्पेसिफिक होता है। QIP अपने जनरली तभी करते हैं जब हम लोग को अपना पब्लिक शेयर होल्डिंग 10%, 5% या जो भी है उससे बढ़ा के 25% करना होता है। क्या लगता है एक IPO में अगर या एक FPO आप करना चाह रहे हो या अगर प्रेफरेंशियल इशू करना चाह रहे हो, कितना टाइम लगता होगा? साल आराम से लगता है, आप क्योंकि DD से स्टार्ट करते हो अपना हर चीज, राइट? साल भर आराम से लग जाता है। अभी तो भाई मेरा एक IPO खत्म हुआ था, आपने मेरे को 3 साल का टाइम दिया है, अब वो 3 साल में वापस हम पूरा एक पब्लिक ऑफर लेके आएंगे, वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हम लोगों ने QIP का पूरा सिस्टम लाया। बिकॉज अब देखो वो जो 13 लोगों का आप नाम देखोगे ना QIP के लिस्ट में, वो 13 लोग आर दोस पीपल हु हैव अ लॉट ऑफ मनी दैट दे कैन इन्वेस्ट। देख लो, म्यूचुअल फंड, पब्लिक का बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, वेंचर कैपिटल फंड इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, उसके बाद ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, या फिर फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर, ये भी इन्वेस्टमेंट व्हीकल है। इन्वेस्टमेंट के पर्पज से आए तो यहां से आप बहुत आराम से पैसा ले सकते हो। नेक्स्ट आ जाओ FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर करता क्या है? लिस्टेड एंटिटीज में ही तो इन्वेस्ट करता है ना। अच्छा, आप लोग के सिलेबस में FPIs है ही नहीं ना? अप टू 10%। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, हम इसी पे काम करते थे। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल है, पैसा होगा इसके पास। शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, पैसा होगा इसके पास। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मल्टीलैटरल हो बायलैटरल हो, मतलब 2 पार्टीज 2 कंट्रीज के साथ हो या बहुत सारी कंट्रीज का मिला के हो, अगेन पैसा होगा उसके पास। सिडको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, इसके पास भी पैसा होता है। इंश्योरेंस कंपनी, पैसा होता है भर भर के। प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, इन्वेस्टमेंट फंड, इंश्योरेंस फंड जो आपका नेवी, एयरफोर्स या आर्मी ने सेट किया है, इंश्योरेंस फंड जो आपका पोस्ट ने सेट किया है, या फिर सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी दैट इज NBFC। ये वही लोग हैं ना जिनके पास भर भर के पैसा है। तो भर भर के पैसा जिसके पास है उसके पास तो जाके हम आराम से पैसा लेके अपना पब्लिक शेयर होल्डिंग बढ़ा सकते हैं 25% तक। दिस वॉज द एंटायर इंटेंशन बिहाइंड QIP। समझ में आया? तो क्योंकि अगर हम आपको नॉर्मल प्रेफरेंशियल इशू पढ़ा देते और फिर हम आपको QIPs पढ़ाते ना, आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन आता, मेरे दिमाग में भी सबसे पहले आया था कि भाई जब हम इन लोगों को प्रेफरेंशियल इशू के अंदर भी इशू कर सकते हैं तो किस खुशी में आपने ये पूरा नया बनाया?
आज मेरे को अगर मन है कि स्केड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक को मेरे को जाके शेयर्स देने हैं, आई कैन वेरी इजीली डू अ प्रेफरेंशियल इशू टू देम। कोई जरूरत ही नहीं था ये QIP करने का, बट देन हम लोगों ने प्रेफरेंशियल इशू में ये बोल रखा था कि ऑफर फॉर सेल नहीं करोगे। अब प्रेफरेंशियल इशू में आपने ऑफर फॉर सेल करने मना कर दिया। अब अगर किसी कंपनी को अपना पब्लिक शेयर होल्डिंग 12% से बढ़ा के 25% करना है, तो आप प्रमोटर का 13% उठा के पब्लिक को दे दो, 25% पहुंच जाएगा, तो दैट विल बी एन ऑफर फॉर सेल। दैट कैन नॉट हैपन इन अ प्रेफरेंशियल इशू। तो आप लोगों ने पूरा नया सिस्टम बना दिया QIPs का। यहां पे इश्यूअर सेम है, आपका इन्वेस्टर सेम है, बस कुछ कंडीशंस डिफरेंट हो जाते हैं। QIP एंड प्रेफरेंशियल इशू, अदरवाइज प्राइवेट प्लेसमेंट्स के ही 2-3 तरीके हैं। अदरवाइज प्राइवेट प्लेसमेंट का ही तरीका होता है ये, इसके बस कंडीशंस एक आध चेंज हो जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन किस इंटेंशन के साथ आप कर रहे हो। समझ में आया? पक्का? एकदम क्रिस्टल क्लियर है? पक्का? चलो, तो ये मेरे को डिफरेंस आपको बताना था स्टार्टिंग में। अच्छा, ये जब आया था ना, इसको हम लोगों ने लाया था विद द इंटेंशन, क्योंकि स्टार्टिंग में जब आपका ICDR रेगुलेशंस 2009 में पहली बार बना था ना, 9 या 8, 9 में, 2009 में ICDR आया था। उसके पहले इन जनरल द रूल वाज 10% मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग। किसी भी लिस्टेड एंटिटी के लिए 10% मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग होना चाहिए, दैट वाज द जनरल रूल। ICDR आया तब हम लोगों ने बढ़ा के 25% किया। तो जितनी भी कंपनीज 2009 के पहले लिस्टेड थी, बहुत सी कंपनीज ऐसी होगी जिन लोगों का 10% से नीचे होगा, तो पहले हम लोगों ने QIP लाया उनको हेल्प करने के लिए कि तुमको ये 5 साल का टाइम दिया गया है, तुमको 10 से बढ़ा के 25 करना है, तुम इसके थ्रू कर सकते हो। फिर बाद में जब वो 3 साल था एक्चुअली, हाँ, इट वाज 9 to 12, 12 to, फिर उसको एक्सटेंड किया गया 12 से 15 तक, फिर एक्सटेंड किया गया 15 से 18 तक, और फिर 18 से 21 तक। तो 2021 तक तो वही लोग अपना पब्लिक शेयर होल्डिंग बढ़ा रहे थे। अब 21 के बाद अब उनका टाइम खत्म हो चुका है, उनको हम लोगों ने अच्छा खासा 12 साल दे दिया था। 21 के बाद सोचा गया कि इसको हटाया जाए क्या, तो हम लोगों ने बोला नहीं, आपके करंट ICDR में भी ऐसा सिचुएशन हो सकता है जहां पे इशू के जस्ट बाद कंपनी का पब्लिक शेयर होल्डिंग 10 या 12% हो, और उसको 3 साल के अंदर बढ़ा के हमें 25% करना है। तो सेम सिचुएशन तो अभी भी एग्जिस्ट कर सकता है ना। दैट इज व्हाई वी हैव केप्ट द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ QIP। जिस दिन आपका वो वाला हट जाएगा ना, जो हम लोगों ने मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग पढ़ा, अगर आपने ICDR से वो हटा दिया और आपने कंपलसरी कर दिया कि इशू हुआ उसके बाद 25% शेयर होल्डिंग पब्लिक का होना ही चाहिए, उसके बाद QIP का कोई काम नहीं बचेगा। पूरा ये QIP जो प्लेसमेंट का तरीका है, ये पूरा ही हटा दो आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ आ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? मिरर समझ में आ रहा है? जैसे बोर्ड क्यों लग रही है? समझा सबको हम क्या बोल रहे हैं? सो आपका पूरा इंटेंशन ऑफ QIP इज टू हेल्प लिस्टेड कंपनीज गेट देयर पब्लिक शेयर होल्डिंग अप टू 25%। दैट्स द एंटायर ऑब्जेक्टिव। समझ में आया सबको? पक्का? चलिए, QIP पे तो अपने बाद में आएंगे, अब आ जाओ प्रेफरेंशियल इशू में। व्हाट इज अ प्रेफरेंशियल इशू? प्रेफरेंशियल इशू इज, हम कंपनी है, आप लोग हो, कंपनी को नए शेयर इशू करने, फंड रेज करना, ठीक है। अच्छा, ऑफर फॉर सेल नहीं अलाउड है, क्यों? क्योंकि आपने बोला फंड रेज करना है ना, फंड रेज करना है कंपनी को कई चीज के लिए। अब कंपनी को फंड रेज करना है, ऑफर फॉर सेल से आप जो भी पैसा रेज करते हो कंपनी के पास तो जाता ही नहीं है, वो तो डायरेक्टली प्रमोटर्स के पास जाता है। तो इसलिए हम लोगों ने ऑफर फॉर सेल अलाउ ही नहीं किया, ठीक है। क्योंकि मेरे हिसाब से तो IPO FPO भी ऑफर फॉर सेल अलाउड नहीं होना चाहिए, और अगर हो रहा है अलाउ तो फिर प्रमोटर्स को उसका खर्चा उठाना चाहिए, कंपनी उसका खर्चा क्यों उठाएगी? बट खैर ठीक है, वो चलता है वो लोग के एग्रीमेंट की वजह से। यहां पे आपने बोला कंपनी को पैसे की जरूरत है, कंपनी जाएगी 1-2 इन्वेस्टर्स के पास, हमारे पास ना टाइम है ना रिसोर्सेज है और ना इतना एनर्जी है कि हम पब्लिक ऑफर कर सके, तुम दोनों इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो तो बता दो। वो दोनों बोले ठीक है हम लोग इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है, हमें शेयर्स दे दो। अब उनको शेयर्स देने के लिए, बिकॉज यू आर अ लिस्टेड एंटिटी, आपको प्रॉपर ICDR के अंदर इशू करना पड़ेगा, तब वहां पे प्रेफरेंशियल इशू आता है। कौन कौन से लोग एग्जेम्प्टेड है प्रेफरेंशियल इशू से? ESOP, ESPS, स्वेट इक्विटी, डिपॉजिटरी रिसीट एंड फॉरेन सिक्योरिटी। अच्छा, क्यों किया सेबी ने इनको एग्जेम्प्ट? क्यों कर रखा है सेबी ने इनको एग्जेम्प्ट? क्योंकि सेबी इनको अलग से दूसरे रेगुलेशन में गवर्न कर रही है। सेबी का पॉइंट क्या है कि हमें बस रेगुलेट करना है, ठीक है। अब जब SBEB रेगुलेशंस के अंदर आपके ये तीनों रेगुलेट हो जा रहे हैं, तो फिर हम क्यों इसको यहां पे बेमतलब का माथा लगाए? समझ में आया सबको? DRs एनीवे चलता नहीं है, एक ही स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने किया था, वो भी अब उसने डीलिस्ट करवा लिया है, तो ये तो एनीवे प्रेवलेंट है ही नहीं इंडिया में। और फॉरेन सिक्योरिटीज अभी आया है, वो भी उतना ज्यादा नहीं चल रहा है। ऊपर के तीनों को हम लोगों ने क्यों अलाउ किया, इसमें एग्जेम्प्ट कर दिया? क्योंकि वो ऑलरेडी दूसरे रेगुलेशन में कवर हो रहा है। सेबी को गवर्न करने से मतलब है ना, कर रहे हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ आया सबको? बट इसके अलावा भी आपका प्रेफरेंशियल इशू वाला चैप्टर कई जगह कवर नहीं होता है। अब वो कहां कहां कवर नहीं होता है ये समझो, और अपने देखेंगे कि क्या ये वाली चीजें किसी के द्वारा भी गवर्न नहीं है, एकदम खुल्लम खुल्ला है, या कहीं और गवर्न हो रही है, बोल के सेबी गवर्न नहीं कर रही, ठीक है। ये नॉन एप्लीकेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां स्पेसिफिकली दिया गया है। देखो, प्रेफरेंशियल इशू इज एन अम्ब्रेला टर्म, ठीक है।
इस अम्ब्रेला टर्म के अंदर क्या आता है कि कंपनी अगर किसी को भी प्राइवेट प्लेसमेंट कर रही है फ्रेश इशू के लिए, दैट्स प्रेफरेंशियल इशू। अब फ्रेश इशू के लिए प्राइवेट प्लेसमेंट तो बहुत जगह करना पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ए और कंपनी बी मर्ज करके ए बना रही है, तो कंपनी बी खत्म होगी, ठीक है। अब कंपनी बी के आप शेयर होल्डर थे, मैंने बोला आपकी कंपनी के सारे एसेट्स लायबिलिटीज हम कंपनी ए को दे रहे और आपकी कंपनी खत्म कर दे रही है, तो बदले में आप मांगोगे कि नहीं मांगोगे? कुछ आप बोलोगे ना, ये क्या तरीका है, मेरी कंपनी के एसेट्स लायबिलिटीज उठा के फेंक दे रहे हो, किसी और को दे रहे हो और मेरे शेयर्स का वैल्यू खत्म कर दे रहे हो, मेरे को तो दो बदले में कुछ। तो आपको बदले में क्या मिलेगा? कंपनी ए के शेयर्स मिल जाएंगे। आपके एसेट्स लायबिलिटीज थी, उठ के कंपनी ए के पास गई, कंपनी ए बदले में आपको अपने शेयर्स दे देगा, राइट। तो यहां पे अगर कंपनी ए एक लिस्टेड एंटिटी है तो कंपनी ए ने इशू किया ना अपने शेयर्स, एक स्पेसिफिक लोगों को ही दिया किया। स्पेसिफिक लोग कौन से? स्पेसिफिक लोग जो बी के पुराने शेयर होल्डर्स थे वो स्पेसिफिक लोग ही है ना, स्पेसिफिक लोगों को ही किया। तो दिस शुड बी अ प्रेफरेंशियल इशू। इट इज अ प्रेफरेंशियल इशू, बट इस पे चैप्टर 5 आपका जो आईसीडीआर है वो नहीं लगेगा। सबसे पहले इसको ही एग्जेम्प्ट किया गया है। मर्जर का स्कीम, या इसे हम तेरे को बोलना आगे एग्जेम्प्टेड है। मर्जर का स्कीम के वजह से अगर रिजल्टिंग कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है और वो रिजल्टिंग कंपनी अगर लिस्टेड है तो उसको प्रेफरेंशियल इशू बोल सकते हो, बट उस पे आईसीडीआर का चैप्टर 5 नहीं आएगा। क्यों? कौन रेगुलेट कर रहा है उसको? हम इतना पीटेंगे तुम लोग को। ऐसे एसटी टेक ओवर्स रेगुलेट करता है, मर्जर का बात कर रहे हैं। कंपनीज एक्ट के अंदर अथॉरिटी कौन सी है? एनसीएलटी। तो ये एनसीएलटी रेगुलेट कर रहा है ना, एक अथॉरिटी रेगुलेट कर रही है। सेबी ने बोला इट्स ओके, जान दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। दूसरा, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, उस पे चैप्टर 5 अप्लाई नहीं करता, हमें पता है, क्योंकि अगला चैप्टर 6 उसी के ऊपर है, राइट। तो ये भी बहुत ईजी है, ठीक है। नेक्स्ट, रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव्ड अंडर सेक्शन 31 ऑफ आईबीसी। अब आप इमेजिन करो, मान लो, इमेजिन क्या करो, मान नहीं लो, जेट एयरवेज लिस्टेड थी, जेट एयरवेज लिस्टेड थी ना, इसका सीआईआरपी स्टार्ट हो गया। अब जेट एयरवेज है, मैंने जाके रेजोल्यूशन प्लान अपना दे दिया, मैंने रेजोल्यूशन प्लान दिया, हम इतना पैसा डाल रहे जेट एयरवेज में, बदले में आप मेरे को कंट्रोल दे रहे हो। ये हम लोग ने पढ़ा आज तक। प्रैक्टिकली क्या होता है, मैंने पैसा डाला, आप मेरे को आगे जाके शेयर्स इशू करने वाले हो, समझ में आया? अब आपने मेरे को शेयर्स इशू किया, लिस्टेड एंटिटी है, शेयर्स इशू कर रही है, स्पेसिफिकली मेरे को शेयर्स इशू कर रही है, प्रेफरेंशियल इशू हुआ। बट इमेजिन करो, जेट एयरवेज जो बेचारी इंसॉल्वेंट है, सीआईआरपी चल रहा है, उसको हम बोलेंगे आईसीडीआर रेगुलेशंस फॉलो करो तुम इशू करने के लिए। अच्छा लगता है क्या? नहीं अच्छा लगेगा ना। एक तो उसको मुसीबत से निकाला जा रहा है और वो इतनी मुसीबत में है और उसको आप बोल रहे हो आईसीडीआर फॉलो करो, डजंट लुक गुड, ठीक है। तो हम लोगों ने रेजोल्यूशन प्लान के थ्रू जितने लोगों को भी शेयर्स इशू किया जाता है प्रेफरेंशियल बेसिस पे, उन लोगों को भी एग्जेम्प्ट करके रखा है। वो कंपनीज को जो शेयर्स इशू कर रही है उनको भी एग्जेम्प्ट करके रखा है, लेकिन उन पे लॉक इन अप्लाई करेगा। जो भी लॉक इन का प्रोविजन हम लोग आगे पढ़ने वाले, दैट विल अप्लाई। समझ आए? ठीक है। नेक्स्ट, ऑर्डर्स पास्ड इन फेवर ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अंडर आरडीडीबीएफआई एक्ट। पढ़ा हुआ आपका, व्हाट इज आरडीडीबीएफआई एक्ट? जहां बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जाती है रिकवरी करने के लिए, तो वहां पे आपने बोला फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के फेवर में ऑर्डर पास किया गया। मतलब क्या हुआ होगा, एक कंपनी ने एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा लिया होगा और पैसा नहीं दे रहा होगा, उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने जाके केस फाइल किया होगा डीआरटी के पास, कंपनी ने बोला होगा हमारे पास कोई भी लिक्विड एसेट्स नहीं है, तो डीआरटी ने ऑर्डर पास किया होगा कि ठीक है लिक्विड एसेट्स नहीं है ना, तुम अपने शेयर्स इशू करो इसको। तो हम लोग यहां पे जब वो कंपनी शेयर्स इशू करेगी, दैट विल बी परसुएंट टू एन ऑर्डर पास बाय डीआरटी अंडर आरडीडीबीएफआई एक्ट, इट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम चैप्टर 5। इट इज अ प्रेफरेंशियल इशू बट इट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम चैप्टर 5। आपको फॉलो नहीं करना है, समझ में? ठीक है। इसी का एक ऊपर भी दिया गया है, कन्वर्जन ऑफ डेट इनटू इक्विटी। डेट आपने लिया था पहले, उसको आपने इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया, या कोई ऑप्शन था उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया, तो भाई उसको भी हम लोग ऐसे प्रेफरेंशियल इशू कर। अब इमेजिन करो, एक तो आपने मेरे से पैसा ले लिया, ठीक है, अब मेरे को जब आप शेयर्स दे रहे हो उसके बदले में, तो भी इतना पूरा नॉनसेंस कर रहे हो प्रेफरेंशियल इशू का। नहीं, डेट को इक्विटी में कन्वर्ट कर रहे हो, प्रेफरेंशियल इशू फॉलो नहीं करना है। एनसीएलटी का मर्जर अमालगमेशन का ऑर्डर है, उसके तहत आप शेयर्स इशू कर रहे हो, प्रेफरेंशियल इशू का रूल्स फॉलो नहीं करना है। उसके बाद क्यूआईपी कर रहे हो, ये वाले रूल्स फॉलो नहीं करने हैं। रेजोल्यूशन प्लान के थ्रू आपको मिल रहा है पैसा, सॉरी शेयर्स, आपको ये फॉलो नहीं करना है। एंड लास्ट, अगर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को डीआरटी के ऑर्डर के तहत मिल रहा है, तो आपको ये रूल्स फॉलो नहीं करने हैं। यहां पे, हाँ, तो यहां पे अब देखो, आरडीडीबीएफआई के ऑर्डर के वजह से आपने बैंक को शेयर्स इशू किए, किसका नुकसान हो रहा था? पहले किसके साथ गलत हो रहा था? बैंक के साथ गलत हो रहा था।
आरडीडीबीएफआई एक्ट के अंदर जब डीआरटी ने ऑर्डर पास किया तो कोई स्पेशल ट्रीटमेंट दिया क्या बैंक को? बैंक का तो हक था अपना पैसा वापस लेने का, वही तुम दियो, तो उसमें फिर लॉक इन कैसे लगाओगे? सही होगा क्या उसमें लॉक इन लगाना? यू वर सपोज टू पे मी मनी, इंस्टेड ऑफ पेइंग मनी, एक तो तुम मेरे को शेयर्स दे रहे हो और उसके ऊपर से बोल दोगे शेयर्स लॉक्ड इन है। व्हाट इफ मेरे को लिक्विडिटी चाहिए? हम तो पैसा दिए तो मेरे को पैसा मिलना चाहिए ना, तो उन पे लॉक इन अप्लाई नहीं करेगा। ठीक है, सॉरी, हाँ, उस पे लॉक इन अप्लाई नहीं करेगा। देन अगेन प्राइसिंग, क्या ये शेयर मार्केट के वजह से कुछ हो रहा है? नहीं, ये कोर्ट के ऑर्डर की वजह से हो रहा है, प्राइसिंग भी उस पर अप्लाई नहीं करेगा। बट इसके अलावा सब अप्लाई करेगा, इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है, उसके अलावा कुछ होता ही नहीं है। प्रेफरेंशियल इशू में प्राइसिंग एंड लॉक इन नहीं होता है, उसके अलावा कुछ होता ही नहीं है। समझ में आया सबको? ठीक है, नेक्स्ट, अगर मान लो कोई रिलैक्सेशन आपको ग्रांट किया गया अंडर रेगुलेशन 11 ऑफ एसएएसटी रेगुलेशंस। व्हाट इज रेगुलेशन 11 ऑफ एसएएसटी? पढ़ा हुआ यार आप लोग का एग्जीक्यूटिव में, ऐसे मत करो। हाँ, ये काफी एसएसटी कर रहा है, बताओ कौन सी लिमिट? नो, कौन सा वाला एग्जाम्शन? एग्जाम्शन दो तरह के होते हैं ना एसएसटी के अंदर। डिस्क्लोजर 28, 29, 30, नहीं 29, 30, 31 एग्जाम्शंस ही है आपके एसएसटी के अंदर। दो एग्जाम्शंस होते हैं, एक होता है ऑटोमेटिक और दूसरा होता है स्पेसिफिक। ऑटोमेटिक आपको बाय डिफॉल्ट मिल जाता है अगर आप उस गिवन लिस्ट में आते हो तो, और अगर मान लो आप उस गिवन लिस्ट में नहीं आ रहे हो फिर भी आपको लगता है कि मुझे एग्जाम्शन लेना मिलना चाहिए, तो आप स्पेसिफिक एग्जाम्शन लेते हो सेबी के पास एप्लीकेशन फाइल करके। अरे हो ही नहीं सकता, एग्जाम्शन पढ़ाओगे तो रेगुलेशन 10 और 11 साथ में पढ़ते हो। हाँ, और स्पेसिफिक एग्जाम्शन का लिस्ट नहीं है ना। स्पेसिफिक एग्जाम्शन का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो आपका नाम लिस्ट में नहीं है जो रेगुलेशन 10 में जनरल एग्जाम्शन में दिया गया है, फिर भी आपको लगता है कि किसी एक्सवाइजेड रीजन की वजह से आपको एग्जाम्शन मिलना चाहिए, तो आप एप्लीकेशन फाइल करोगे सेबी के पास एंड सेबी आपको एप्लीकेशन ये रिलैक्सेशन देगी। तो अगर मान लो किसी भी इंसान को सेबी ने रिलैक्स किया है फ्रॉम टेक ओवर, मतलब ओपन ऑफर देने के ऑब्लिगेशन से, तो उसके ऊपर भी प्रेफरेंशियल इशू नहीं अप्लाई करने वाला है। ठीक है, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है? आपको फुल डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, और अगर आपने डिस्क्लोजर दे दिया तो प्राइसिंग अप्लाई नहीं करेगा, बाकी सब अप्लाई करेगा, प्राइसिंग अप्लाई नहीं करेगा। समझ में आया? तो ये ब्रैकेट ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ऊपर के 5 में, हाँ ऊपर के 3 में तो आपका फुल ऑन पूरी एग्जाम किया गया है, बट 4th ऑनवर्ड्स स्पेसिफिक चीजों को एग्जाम किया गया। सो फॉर एग्जांपल आपका रेजोल्यूशन प्लान की जब बात करें तो वहां पे लॉक इन अप्लाई नहीं करता। ठीक है, आप आरडीडीबीएफआई की बात करें तो वहां पे प्राइसिंग एंड लॉक इन ये दो अप्लाई नहीं करता। रेजोल्यूशन प्लान में लॉक इन अप्लाई करता है, नीचे वाले में प्राइसिंग एंड लॉक इन अप्लाई नहीं करता। एसएएसटी की बात करें तो वहां पे आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, अगर डिस्क्लोजर आपने दे दिया तो आप पे प्राइसिंग अप्लाई नहीं करेगा। समझ में आया? ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं। अगर आप अलॉटमेंट कर रहे हो म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के, ठीक है, इसीलिए इनके ऊपर अप्लाई नहीं करेगा। ठीक है, अब लेकिन इसमें क्या क्या स्पेसिफिक चीजें अप्लाई नहीं करती है? इनमें जो प्रेफरेंशियल इशू के लिए इनएलिजिबिलिटी है कि कौन कौन से इशूअर्स इनएलिजिबल होते हैं, वो यहां चेक नहीं करोगे। यहां एवरीबडी इज एलिजिबल टू मेक प्रेफरेंशियल इशू टू दीज 4 पीपल। हाँ, अब सुनो, इन जनरल तो अपने कर सकते ना, इन लोगों को प्रेफरेंशियल इशू कर सकते ना, स्टार्टिंग का डिस्कशन ही अपना उसके बारे में था। बट इनके ऊपर कब अप्लाई नहीं करेगा या कौन कौन सी चीजें अप्लाई नहीं करेगी? प्रेफरेंशियल इशू के 2 ही चीजें अप्लाई नहीं करते। सो अगर फॉर एग्जांपल मान लो आई एम अ कंपनी, ठीक है, और हम प्रेफरेंशियल इशू कर रहे हैं एक म्यूचुअल फंड को, मेरा चैप्टर 5 पूरा अप्लाई करेगा, 2 ही चीजें अप्लाई नहीं करती है। एक होता है इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ इशूअर्स, हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे कि कौन कौन से इशूअर्स ऐसे हैं जो प्रेफरेंशियल इशू नहीं कर सकते। सो मान लो अगर हम इनएलिजिबल होते हैं, हम बाकी लोग को नहीं कर सकते, बट इन 4 को हम फिर भी प्रेफरेंशियल इशू कर सकते हैं। समझ आ रहे हैं? प्रेफरेंशियल इशू करने के लिए देयर इज एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, अगर हम वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते तो क्या हम किसी को भी प्रेफरेंशियल इशू कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, बट हम इन 4 को कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड को, इंश्योरेंस को, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक को एंड पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। क्यों कर सकते हैं? वापस से सुनो, ये क्लॉज क्या बोलता है? प्रेफरेंशियल इशू करने, आईपीओ करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। अगर आप एलिजिबिलिटी फुलफिल नहीं करते तो आईपीओ करने मिलता है? नहीं मिलता ना। चलो, एफपीओ के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था?
अगर आप फुलफिल नहीं करते तो करने मिलता, राइट्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, फुलफिल नहीं करते तो करने मिलता। तो वैसे यहां के लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर कोई कंपनी को प्रेफरेंशियल इशू करना है तो उसको कुछ कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा। अगर आप नहीं कर सकते वो क्राइटेरिया फुलफिल, तो आप प्रेफरेंशियल इशू करने मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। आप लोगों को प्रेफरेंशियल इशू नहीं कर पाओगे, बट इन 4 लोगों को फिर भी कर सकते हो, इवन विदाउट कंप्लाइंग विद द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। समझ आया अब क्यों ये रूल बनाया गया? हाँ, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक एंड पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। जरूरी थोड़े प्रेफरेंशियल इशू करना, वो तो क्यूआईपी में आता है। हाँ, हाँ, करेक्ट। तो कहीं ना कहीं आप देखियो आईसीडीआर में हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि अगर कंपनी थोड़ी भी रिस्की है, क्यूआईबी इसको जान दो, उनके पास दिमाग है, वो मैनेज कर लेंगे, राइट? दैट इज द लॉजिक ओवर हियर। यहां पे बोला गया है कि देखो प्रेफरेंशियल इशू अगर कोई कंपनी कर रही है तो लिस्टेड है, ठीक है, सब चीज उनका सही रहेगा, एक आध चीज से कुछ गड़बड़ हो गई होगी तो हम बोलेंगे उसको कि देखो तुम बाकी इन जनरल किसी को नहीं कर पाओगे प्रेफरेंशियल इशू, बट म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड कॉमर्शियल बैंक्स, ये चारों को इतना दिमाग है, उनके पास इतने रिसोर्सेज है, उन्हें पता है कहां इन्वेस्ट करना है, कहां इन्वेस्ट नहीं करना है। दे डोंट नीड एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन फ्रॉम सेबी, राइट? तो अगर आपको इनको करना है और ये राजी इन्वेस्ट करने के लिए, करने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट इज द लॉजिक। समझ में आया? सो अगर मान लो आई एम अ कंपनी, अब मेरा सिचुएशन ऐसा हो गया है कि मेरे को पैसा रेस करना ही है, बट हम प्रेफरेंशियल इशू के लिए एलिजिबल ही नहीं हो पा रहे, तो हम तो फंस जाएंगे। तो उनको निकालने के लिए हम लोगों ने बोला तुमको पैसा रेस करना है ना, तुम इन चारों के पास जाओ, तुम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहे हो तो हम तुमको बाकी लोग को तो करने नहीं देंगे इशू, बट तुम इन चारों के पास चल जाओ। इफ दे आर कंफर्टेबल, इफ यू आर कंफर्टेबल, तुम इन चारों को प्रेफरेंशियल इशू कर दो। क्यों? क्योंकि वो कंफर्टेबल तभी होंगे जब उन्होंने हर एक चीज को मेजर कर लिया है एंड उनके पास उतने रिसोर्सेज है कि वो एक प्रूडेंट डिसीजन ले सकते हैं। समझ में? सेम चीज तो ऑल्टरनेटिव बुक बिल्डिंग प्रोसेस में हम लोगों ने किया था ना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो तो क्यूआईबीज को मैक्सिमम 50 ही दे सकते हो, बट अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहे हो तो आईपीओ भी करो और बस क्यूआईबी को मिनिमम 75% देना। क्यों भाई? क्योंकि क्यूआईबीज अगर आपके में इन्वेस्ट कर, अच्छा, और अगर उसमें ये भी था क्यूआईबी 75% से कम इन्वेस्ट करते तो आईपीओ फेल हो गया, राइट? क्यों? बिकॉज क्यूआईबी अगर इन्वेस्ट करेंगे तो वो लोग सोच समझ के करेंगे, क्योंकि उनके पास वो रिसोर्सेज है सब चीज मेजर करने का। अगर उन्होंने मेजर करके इन्वेस्ट किया है मतलब तुम में कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पे भी सेम बात है, इन चारों, ये चार अगर रेडी है इन्वेस्ट करने के लिए, करवा लो इन्वेस्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम एलिजिबल हो नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इन चार के अलावा किसी को भी प्रेफरेंशियल इशू करोगे तो एलिजिबिलिटी फुलफिल करके रखना पड़ेगा। दैट्स द आइडिया। समझ में आया? एंड इनको लॉक इन भी अप्लाई नहीं करता है, ठीक है? चलिए, उसके बाद अगर आप डेट को एक डेट रीस्ट्रक्चरिंग प्लान के तहत जो आरबीआई ने अप्रूव किया है उसके तहत डेट को इक्विटी में कन्वर्ट करवा रहे हो, तो नाउ इंडिया में अगर मान लो कोई कंपनी ऐसी होती है जो डिफॉल्ट कर देती है, एक ऑप्शन तो है कि आईबीसी के अंदर सीआईआरपी इनिशिएट करा लो, राइट? वो बहुत रीसेंट ऑप्शन है, 2016 में आया है। 2016 के पहले क्या कंपनीज इंसॉल्वेंट नहीं होती थी? होती थी ना। तो उस समय कौन ध्यान देता था ये सबका? आरबीआई। आरबीआई अपने गाइडलाइंस निकाल के आपको डेट रिस्ट्रक्चरिंग करवाता था। तो यहां यही बोला गया है कि अगर मान लो आरबीआई ने कोई डेट रिस्ट्रक्चरिंग कराया है जिसके वजह से योर डेट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू इक्विटी, तो आप अगर ये सारे कंडीशंस फुलफिल कर लोगे तो आपको भी ये फॉलो नहीं करना पड़ेगा चैप्टर 5 के प्रोविजंस। अब ये कंडीशंस क्या क्या है? गाइडलाइंस में कन्वर्जन प्राइस दिया हुआ है तो प्राइसिंग सॉर्ट हो गया। गाइडलाइंस में अगर कन्वर्जन प्राइस दिया हुआ है तो प्राइसिंग सॉर्ट हो गया ना मेरा। दूसरा, कन्वर्जन प्राइस भी ऐसे हवा हवा में नहीं दिया गया है, प्रॉपर इंडिपेंडेंट वैल्यूअर्स को ध्यान के रिपोर्ट को ध्यान में रख के दिया गया है। तो हम लोग प्राइसिंग का क्यों देते हैं प्रोविजन इन आईसीडीआर? ताकि ये चीज को हम इंश्योर कर सके कि अगर इश्यू हो रहा है तो फेयर प्राइस पे हो रहा हो, राइट? तो हमने बोला अगर तुम्हारा कन्वर्जन प्राइस दिया हुआ है एंड वो कन्वर्जन प्राइस रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स कर रहे हैं देख के, उनका रिपोर्ट के ऊपर बनाया गया, तो हमें फिर प्राइसिंग का ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं है ना। समझ आ रहा है? प्राइसिंग को रेगुलेट करना था ना, आपने आईसीडीआर के थ्रू रेगुलेट नहीं किया, आपने वैल्यूअर्स के थ्रू रेगुलेट कर लिया। रेगुलेट होने से मतलब है ना, ठीक है? दूसरा, लॉक इन 1 साल का होना चाहिए। लॉक इन सॉर्ट हो गया, प्राइसिंग सॉर्ट हो गया, लॉक इन सॉर्ट हो गया, ठीक है? अगर मान लो कोई इक्विटी शेयर कन्वर्जन ऑफ कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज के तहत दिया जा रहा है, तो अगर मान लो मेरा वारंट था, मेरा वारंट 6 महीने तक था और 6 महीने के लिए फिर बाद में इक्विटी शेयर्स आपको मिला, तो वारंट का भी 6 महीना काउंट किया जाता है लॉक इन पीरियड में। यही बस यहां बोला गया जो अपने पहले पढ़ चुके, ठीक है? एंड कंपनीज एक्ट के साथ आपने कंप्लाई किया है स्पेशल रेजोल्यूशन वगैरह वगैरह को, तो आपको फिर आईसीडीआर फॉलो नहीं करना पड़ेगा। अब इट मेक सेंस। आईसीडीआर में हम लोग क्या क्या करते थे? प्राइसिंग रेगुलेट करते, लॉक इन रेगुलेट करते,
तो यहां पे प्राइसिंग भी आपको बोल दिया गया, कन्वर्जन प्राइस आरबीआई बता के रखेगी, लॉक इन 1 साल का रहेगा, बात खत्म हो गई। तो हम इस पर आईसीडीआर अप्लाई नहीं करेंगे। दीज आर द डिफरेंट केसेस जहां पे आईसीडीआर अप्लाई नहीं करता है। अब इसको आपको कहीं पे तो लिखना पड़ेगा, हम यहां पे नीचे डब्बा देना भूल गए कि किस पे आईसीडीआर अप्लाई नहीं करता है। प्रेफरेंशियल इशू या स्टिकी नोट लगा लेना। एक बार वापस से अपने देखते हैं, प्रेफरेंशियल इशू का मतलब क्या होता है? जब आप एक सिलेक्ट ग्रुप ऑफ लोगों को शेयर्स इशू कर रहे हो ऑन अ प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस, राइट? कौन कौन इन लोग डेफिनेशन से ही एग्जेम्प्टेड है? ESOP, ESPS, स्वेट इक्विटी, डीआरस एंड फॉरेन सिक्योरिटीज, ये बाय डेफिनेशन एग्जेम्प्टेड है, राइट? उसके अलावा जितने लोगों को आपने प्राइवेट प्लेसमेंट किया सारे के सारे आते हैं प्रेफरेंशियल इशू के डेफिनेशन में। बट चैप्टर 5 और कुछ लोगों पे नहीं अप्लाई करता है। अब वो क्या क्या केसेस है? पहला, अगर आपने डेट को इक्विटी में कन्वर्ट किया है तो आपको चैप्टर 5 फॉलो नहीं करना पड़ेगा। दूसरा, मर्जर अमेलगमेशन हो रहा है, उसके तहत आप अपना शेयर्स दे रहे हो, स्कीम अप्रूव्ड बाय एनसीएलटी मर्जर अमेलगमेशन, ठीक है? अगर मर्जर अमेलगमेशन हो रहा है उसके तहत आप शेयर्स इशू कर रहे हो, आपको प्रेफरेंशियल इशू वाला फॉलो चैप्टर 5 नहीं करना पड़ेगा। तीसरा, क्यूआईपी, क्यों नहीं करना पड़ेगा? अरे क्यूआईपी का अलग बना हुआ है। ओके, नेक्स्ट, रेजोल्यूशन प्लान के तहत अगर आपको शेयर्स इशू किया जा रहा है, आपको चैप्टर 5 फॉलो नहीं करना पड़ेगा। एक चीज फॉलो करना पड़ता है, कौन सा? लॉक इन फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है? नेक्स्ट, अगर मान लो डीआरटी ने आरडीडी बीएफआई एक्ट के अंदर कोई ऑर्डर पास किया, जिस ऑर्डर के वजह से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को शेयर्स दिया जा रहा है, तो आप पे अप्लाई नहीं करेगा पूरा का पूरा, बट केवल दो ही चीज अप्लाई करेगा। क्या क्या? केवल प्राइसिंग एंड लॉक इन, ये दो चीज अप्लाई करेगा, ठीक है? नेक्स्ट, हाँ अच्छा, प्राइसिंग एंड लॉक इन अप्लाई नहीं करेगा, बाकी पूरा का पूरा अप्लाई करेगा। वो थोड़ी बहुत चीजें जो होती है इधर उधर की वो रही रहेगी, ठीक है? चलो, उसके बाद अगर एसएसटी रेगुलेशंस में आपको एग्जेम्पशन दिया गया है तो आपके ऊपर अप्लाई नहीं करेगा प्राइसिंग, अगर आपने डिस्क्लोजर्स देके रखा है तो। डिस्क्लोजर नहीं दिया है तो पूरा का पूरा अप्लाई करेगा। तो यहां पहला कंडीशन ही हो जाता है कि आपने डिस्क्लोजर्स दिया है, और अगर आपने डिस्क्लोजर नहीं दिया तो प्राइसिंग विल अप्लाई, ठीक है? नेक्स्ट, अगर आप किसी म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक या पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, इन लोगों को दे रहे हो तो कौन कौन सा अप्लाई नहीं करता है? एक तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अप्लाई नहीं करेगा, एंड दूसरा लॉक इन अप्लाई नहीं करेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अप्लाई नहीं करेगा मतलब कि इवन इफ योर इश्यूअर इज इनएलिजिबल, वो इन चारों को तो प्रेफरेंशियल इशू कर ही सकता है, ठीक है? एंड लास्ट है, अगर मान लो आरबीआई के गाइडलाइंस के तहत आपने कोई डेट रीस्ट्रक्चरिंग का प्लान किया है, उसमें भी आपका प्रेफरेंशियल इशू नहीं होगा, गिवन दैट आप ये 5 कंडीशंस फुलफिल करते हो। पहला, कन्वर्जन प्राइस डिटरमिन किया हुआ है बाय 2 रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स। उसके बाद लॉक इन 1 साल का है, लॉक इन कैलकुलेट करते वक्त कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज का अगर कोई पार्ट आता है तो वो वाला पार्ट भी आप ऐड कर लोगे। एंड द लास्ट इज कंपनीज एक्ट आपने प्रॉपर्ली कंप्लाई किया है। समझा सबको? एक बार रीड कर लो ये। लेट्स मेक अ चार्ट। चार्ट मतलब एकदम जैसे लाइंस लिखा ना, मेन वर्ड्स, जो वर्ड्स देख के आपको याद आ जाएगा। कुछ चिपका लेना स्टिक नोट्स वगैरह करके, तो 2 स्टिक नोट्स चिपका लेना। नहीं, पूरा का ही बना रहे हैं। कन्वर्जन ऑफ डेट इनटू इक्विटी, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है इधर इधर, दूसरा मर्जर एंड अमाल्गमेशन एग्जेम्प्ट किया गया है। तीसरा क्यूआईपी है। अरे लाइन से बता। चौथा रेजोल्यूशन प्लान आईबीसी, तो इससे याद रहेगा ना, रेजोल्यूशन प्लान के तहत अगर शेयर्स मिल रहे तो नहीं अप्लाई करता प्रेफरेंशियल इशू। अच्छा, अब रेजोल्यूशन प्लान में लॉक इन अप्लाई करता है ना, तो यहां पे लिख लो स्पेसिफिकली, लॉक इन विल अप्लाई। चलो नेक्स्ट, डीआरटी ऑर्डर अंडर आरडीडी बीएफआई एक्ट, यहां का कंडीशन क्या था? 2 चीज अप्लाई करता था। हाँ, ओनली लॉक इन एंड प्राइसिंग विल नॉट अप्लाई। तो यहां पे क्लियरली लिखा गया ना कि प्राइसिंग और लॉक इन अप्लाई नहीं होगा तो बाकी सारा चीज दुनिया का अप्लाई हो जाएगा। लिख लिया यहां तक आप लोगों ने? लिखो।
आएगा आएगा। किसको ठंड लग रही है? चलो नेक्स्ट कौन सा था? 5 लिख लिया अपने। 6 रिलैक्सेशन अंडर SAST। SAST only pricing will not apply if proper disclosures are given। यहां पे भी लिख लो एक्चुअली ओनली लॉक इन विल अप्लाई। नेक्स्ट, issue to mutual funds public financial institution list only lock in and eligibility of issuer criteria will not apply। Debt restructuring under RBI guidelines are exempt only if the following conditions are met। पहला condition, conversion price determined to independent valuers lock in 1 year done। Companies Act 2013 complied with। डन, ये सब कुछ समझ में आया? तो इन जनरल आपका प्रेफरेंशियल इश्यू किस पे अप्लाई नहीं करता है? इन जनरल पूछ रहे हैं।
प्रेफरेंशियल इशू के डेफिनेशन से कौन कौन इन जनरल निकाला गया है? ESOP, ESPS, स्वेट इक्विटी, DRs एंड फॉरेन सिक्योरिटीज, राइट? चैप्टर 5 किस पे अप्लाई नहीं करेगा? कन्वर्जन ऑफ डेट इनटू इक्विटी, M&A, QIP, रेजोल्यूशन प्लान, उस पे कौन सा अप्लाई करेगा? केवल लॉक इन अप्लाई करेगा। उसके बाद DRT ऑर्डर कौन कौन सा अप्लाई नहीं करेगा? लॉक इन एंड प्राइसिंग, ये दो अप्लाई नहीं करेगा। SST के अंदर रिलैक्स किया गया तो प्राइसिंग अप्लाई नहीं करेगा, ओनली अगर डिस्क्लोजर्स देके रखे हो तो। म्यूचुअल फंड्स, कॉमर्शियल बैंक्स, पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस एंड इंश्योरेंस कंपनीज, इनको अगर इशू कर रहे हो तो कौन कौन सा अप्लाई नहीं करता है? लॉक इन एंड इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द इशूअर, मतलब अगर इशूअर एलिजिबल नहीं भी है तो भी इन चारों को दे सकता है। एंड लास्ट है डेट रिस्ट्रक्चरिंग, RBI गाइडलाइंस के अंदर, वहां पे अप्लाई नहीं करेगा, ओनली इफ 5 कंडीशंस फुलफिल्ड है। प्राइसिंग, इंडिपेंडेंट वैल्यूअर्स, लॉक इन, कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज का लॉक इन ऐड करोगे एंड कंपनीज एक्ट का कंप्लायंस। अब इजी हो जाएगा याद करना, ये याद करने वाला ही चीज है क्योंकि, ठीक है? ठीक चार्ट बना तो शर्मा क्यों जाता? हम चार्ट के बारे में तेरे से पूछते हैं तो हाँ, तुम भी तो रोज रोज क्वेश्चन पूछता है मेरे से। हम कभी बोले कि एक बार क्वेश्चन पूछ, ठीक है, रोज रोज पूछ लेता है क्वेश्चन, तो फिर तो हम दिखा रहे कि देख हम याद रखे थे, तेरे वजह से सबका भला हो रहा है, समझा सबको? चलिए आते हैं, अब ये था याद करने वाला बात था, ठीक है? अब समझने वाला बात देख लेते हैं। अरे यार हम पता है इसके नीचे भी मेरे को डब्बा बनाना था, वो भी भूल गए। अच्छा अब एक बात बताओ, हम लोग जब राइट इशू का बात कर रहे थे, राइट इशू के केस में हम आपको स्पेशल रेजोल्यूशन का कोई लॉजिक दिए थे, क्या लॉजिक था? कुछ तो हम लॉजिक दिए थे स्पेशल रेजोल्यूशन से रिलेटेड, राइट इशू के केस में हम लोग ने डिस्कस किया था। क्यों नहीं होती वहां जरूरत? उन्हीं को दे रहे हैं, शेयर होल्डर्स के भला के लिए हो रहा है, तो उससे मेजर आप जब देते हो राइट इशू तो प्रोपोर्शन बेसिस में हर शेयर होल्डर को देते हो ना, तो किसी का भी शेयर होल्डिंग चेंज नहीं हो रहा, तो इसलिए वहां पे स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं होती। प्रेफरेंशियल इशू में शेयर होल्डिंग डाइल्यूट होगा क्या? ये सारे मेरे शेयर होल्डर्स थे, मैंने केवल इन 3 को प्रेफरेंशियल इशू किया, तो इनका डाइल्यूट नहीं हो जाएगा? होगा ना, तो शेयर होल्डर्स रेजोल्यूशन लगेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा। आप नए शेयर्स इशू कर रहे हो, नए शेयर्स को लिस्ट कराना पड़ेगा, तो पहले क्या लगेगा? इन प्रिंसिपल अप्रूवल लगेगा, और साथ ही साथ किसको अपॉइंट करना पड़ेगा? डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज का भी नाम आपको पता लगाना पड़ेगा। तो ये 2 पॉइंट्स तो थे, ये तो एकदम ही बेसिक थे। पहला, स्पेशल रेजोल्यूशन को आपको पास करवाना पड़ेगा, एंड दूसरा आपको कहां गया? इन प्रिंसिपल अप्रूवल ले लेना पड़ेगा, ठीक है? अब उसके बाद क्या आपको ये चीज करना पड़ेगा कि प्री प्रमोटर होल्डिंग जितनी थी सबको डीमैट करा लेते? ये कराना कंपलसरी। अच्छा इसका कोई लॉजिक है क्या? इसका कोई लॉजिक नहीं है। अब इस चीज को समझो, ICDR आया 2008 में, ठीक है? 2000 में मान लो 1992 में आपका सेबी आया, उस समय तो फिजिकल शेयर्स चलते थे, उसके पहले तो चलते ही चलते थे। ऐसी कोई कंपनी हो सकती है जिसने IPO किया था लेट्स से इन द ईयर 2000 विद फिजिकल शेयर्स, ठीक है? एंड अब जाके उसको प्रेफरेंशियल इशू करना है, बीच में उसने कोई इशू ही नहीं किया। हो सकती है कोई कंपनी? हो सकती है ना, ऐसा कोई रूल थोड़े कि हर 4 साल में आपको कोई ना कोई इशू करना ही पड़ेगा। सो देयर इज सम कंपनी व्हिच हैज डन एन इशू इन 1995 एंड डायरेक्टली नाउ दे आर मेकिंग एन इशू राइट नाउ, ठीक है? उस समय के तो फिजिकल शेयर्स थे, उसके बाद आपने कभी फिजिकल शेयर्स डीमैट में कन्वर्ट ही नहीं कराया क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है? अब अगर आज आप जा रहे हो प्रेफरेंशियल इशू करने के लिए तो फिर आपको करवाना पड़ेगा। दिस क्लॉज आपने IPO में भी देखा, FPO में भी देखा, राइट्स में भी देखा, प्रेफरेंशियल में भी देख रहे हो और QIP में भी देखोगे। मतलब बेसिकली यहां पे सेबी का ऑब्जेक्टिव ये है कि जिस तरीके से भी आप प्री होल्डिंग को डीमैट करवा सको आप करवा लो। तो अगर कोई प्रेफरेंशियल करने आ रहा है हम बोलेंगे पहले वाला होल्डिंग को डीमैट करो, कोई राइट्स करने आ रहा है हम बोलेंगे पहले वाले होल्डिंग को डीमैट करो। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑलरेडी डीमैट होंगे ही, बट अगर नहीं है तो उसको डीमैट करो। तो ये क्लॉज आपको हर जगह ही मिलेगा। तो देखो, ऑल द इक्विटी शेयर्स हेल्ड बाय प्रपोज्ड अलॉटीज जो पहले से है उनको डीमैट फॉर्म में कन्वर्ट कराओगे, ठीक है? उसके बाद प्रेफरेंशियल इशू का जब भी करोगे तो आपको ये चीज इंश्योर करना पड़ेगा कि शेयर्स फुल्ली पेड अप हो, ठीक है? उसके बाद आपने लिस्टिंग रेगुलेशन से कंप्लाई कर रखा है, LODR रेगुलेशन से कंप्लाई कर रखा है, लिस्टिंग एग्रीमेंट से कंप्लाई कर रखा है, ये कंडीशन है। एंड द लास्ट इज, अच्छा अलॉटीज यहां पे पता है क्या कि किनको शेयर्स दिए जा रहे हैं? श्योर? तो अगर हर अलॉटी के बारे में आपको पता है तो सबका पैन मंगवा सकते हो, तो सबका पैन मंगवा लेना, बस यही 6 कंडीशन है, ठीक है? तो पहला कंडीशन फुल्ली पेड अप शेयर्स, दूसरा स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराओगे, तीसरा डीमैट फॉर्म में सारे शेयर्स होने चाहिए, चौथा लिस्टिंग कंप्लायंस किया हुआ है आपने, ठीक है?
पांचवा, पैन मंगवाया है आपने प्रपोज अलॉटीज का, एंड लास्ट, इन प्रिंसिपल अप्रूवल के लिए आपने एप्लीकेशन फाइल कर रखा है। कुछ बहुत ही ऐसा डिफरेंस था कि ओ माय गॉड, कुछ भी नहीं था, बहुत बेसिक था। आईपीओ वाले ही जनरल कंडीशन से एक आध चीज आपने बस ऊपर नीचे कर दिया। पैन यहां पे एक्स्ट्रा क्यों है? क्योंकि यहां पे आपको पता है कि किसको अलॉट किया जा रहा है, वहां पे पता नहीं होता किसको अलॉट कर रहे हो। हाँ, वहां पे आप प्रमोटर का पैन देते हो। क्या हुआ? अगली बार अच्छे से नहीं हो लगा देना एक, ठीक है। चलो आओ, अब ये वाला इश्यूअर्स इनएलिजिबल टू मेक प्रेफरेंशियल इशू, ये कहां अप्लाई नहीं करता था? म्यूचुअल फंड, वो जो चार थे, म्यूचुअल फंड, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स, पीएफआईज एंड इंश्योरेंस कंपनीज, उन पे ये रेगुलेशन अप्लाई नहीं करता है। चार है, चार, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, पीएफआईज एंड बैंक्स, ठीक है। वो 5 कंडीशंस नीचे अलग थे, ये इसके ऊपर वाला क्लॉज था। चलो ठीक है, अब देख लो कंडीशन, अगर कोई कंपनी आ रही है प्रेफरेंशियल इशू कराने के लिए तो उसके ऊपर ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। ये इनएलिजिबिलिटी है, डिस्क्वालिफिकेशंस है। पहला, आप जिनको भी देने जा रहे हो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, मतलब जिन लोगों को भी अलॉट कर रहे हो, आपको ये चीज दिखाना पड़ेगा कि उन्होंने पिछले 90 ट्रेडिंग डेज में किसी भी तरह का शेयर्स कंपनी का सेल या ट्रांसफर नहीं किया है। सो अगर मान लो आप लोग मेरे पुराने शेयर होल्डर्स हो और हम सोच रहे कि हम इन 3 लोगों को शेयर्स इशू करेंगे, दे विल हैव टू शो कि वो लोग पिछले 90 डेज में मेरे एक भी शेयर को ट्रांसफर नहीं किए। क्यों? नए शेयर्स ले रहे हो ना, तो पुराने शेयर्स की इज्जत नहीं करोगे क्या? तो मेरे को दिखाओ कि तुमको कंपनी के शेयर्स चाहिए। तुमने अभी 4 दिन पहले 100 शेयर्स ट्रांसफर किया और फिर मेरे पास मुंह उठा के आगे 100 शेयर्स दो, अच्छा लगता है क्या? तो आपको दिखाना पड़ेगा कि पिछले 90 ट्रेडिंग डेज में जो आपके प्रोस्पेक्टिव अलॉटीज है उन्होंने अपना होल्डिंग किसी को भी ट्रांसफर नहीं किया, ठीक है। बट अगर मान लो ये तीनों प्रमोटर्स थे, तो प्रमोटर्स को हम एज वन पर्सन ही मानते ना, तो ये लोग आपस में ट्रेड करें तो कोई प्रॉब्लम है क्या? साची अपना उठा के आयना को दे दी, आयना अपना उठा के इशू को दे दी, कोई प्रॉब्लम है क्या? तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर प्रमोटर्स ने आपस में ही ट्रेडिंग कर ली हो, दैट इज नॉट यहां पे कोई भी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है? तुम अपने प्रमोटर ग्रुप के बाहर अगर किसी को दे रहे हो, या अगर तुम एक नॉर्मल शेयर होल्डर हो, तुम्हारे पास पहले से शेयर्स था, तुम वो शेयर्स उठा के किसी को भी अगर बेच दियो, तुमको प्रेफरेंशियल इशू 90 डेज तक नहीं किया जा सकता है। समझ में आया? अब प्रमोटर्स का तो गला हम लोग हर केस में पकड़ के रखते हैं, तो प्रमोटर्स को हमने एक फायदा दिया कि चलो ठीक है, तुम लोगों ने आपस में अगर खेला है तो हमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो पूरा शेयर्स मेरे प्रमोटर ग्रुप के अंदर ही है, प्रमोटर ग्रुप से बाहर नहीं निकला है, ठीक है। सेकंड, अगर मान लो प्रमोटर्स ने पहले वारंट्स में सब्सक्राइब किया था, वारंट्स क्या होता है? हाँ, राइट, बट नॉट एन ऑब्लिगेशन टू गेट इट कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स आगे जाके, मैक्सिमम टेन्योर 18 मंथ्स, ठीक है। जब करते हो आप अपना इसको इशू, क्या बोलते हैं, वारंट्स को इशू, तो अपफ्रंट कोई अमाउंट लेना पड़ता है क्या? 25% लेना पड़ता है। बचा हुआ पैसा जो आपका कन्वर्जन डेट था उससे 3 महीने के अंदर अंदर लेना पड़ता है, नहीं लिया तो जो पैसा आया था वो भी फोरफीट और शेयर भी फोरफीट हो जाएगा। अब यहां यही बोला गया है कि मान लो प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप का कोई भी ऐसा बंदा था जिसने वारंट्स तो खरीदे थे बट वारंट्स को कन्वर्ट नहीं कराया, तो आपने उसका पैसा उस समय वो कर लिया होगा। बट अगर वो इंसान वारंट को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं करा रहा है, मतलब आप कहीं ना कहीं ये चीज दिखा रहे हो कि उसको कंपनी के शेयर्स लेने में इंटरेस्ट नहीं है, तो उसको भी आप 1 साल तक प्रेफरेंशियल इशू नहीं कर सकते हो। समझ आया? सो अगर मान लो इशू के पास एक वारंट था विच वाज सपोज टू बी कन्वर्टेड ऑन 1 जनवरी 2023, वो नहीं करवाई कन्वर्ट इसको। अब अगर इशू ने इस वारंट को कन्वर्ट नहीं कराया है तो इससे लेके 1 साल तक 1 जनवरी 2024 तक हम इशू को कोई भी प्रेफरेंशियल इशू नहीं कर सकते। लेकिन ये किस पे अप्लाई करता है? केवल प्रमोटर्स पे। कोई नॉर्मल शेयर होल्डर ने ये काम किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको आगे जाके शेयर्स दे सकते हो। समझ आए? क्योंकि आप प्रमोटर हो ना, आपने क्यों नहीं कराया वारंट को कन्वर्ट इनटू शेयर्स? आपने क्यों नहीं कराया कन्वर्ट इनटू शेयर्स? हो सकता है प्रमोटर होते हुए अगर आप कन्वर्ट करा लेते इनटू शेयर्स तो मेरे को आज ये नया इशू करने का नौबत ही नहीं आता, क्योंकि प्रमोटर का अमाउंट तो सब्सटैंशियल होता है ना, 20% होता है। तो आप अगर उस समय कन्वर्ट करा लेते, मेरे को अच्छा खासा पैसा मिल जाता, मेरे को नहीं करना पड़ता। तो प्रमोटर से ये सब एक्सपेक्ट नहीं करते ना अपने कि वो वारंट को कन्वर्ट नहीं कराएगा इक्विटी में। प्रमोटर होगी, इतना तो इज्जत रखो कंपनी का। समझ में आया? तो पहला कंडीशन क्या है आपका? इनएलिजिबिलिटी क्या है पहला? कोई भी इंसान जिसने पिछले 90 डेज में कंपनी के शेयर्स को ट्रांसफर या बेचा है तो उसको प्रेफरेंशियल इशू नहीं किया जा सकता। एक्सेप्शन कौन है? प्रमोटर ने आपस में खेला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो प्रमोटर ग्रुप के अंदर ही। लेकिन अगर प्रमोटर ने किसी वारंट को मान लो एक्सरसाइज नहीं किया था, तो जिस दिन एक्सरसाइज नहीं किया वहां से 1 साल तक हम उन लोग को प्रेफरेंशियल इशू नहीं कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड, अगर आपका प्रमोटर या डायरेक्टर भगौड़ा है,
ठीक है, अगर आपका प्रमोटर या डायरेक्टर भगौड़ा है तो आप प्रेफरेंशियल इशू नहीं कर सकते हो। एंड लास्ट, अगर आपका कोई भी आउटस्टैंडिंग ड्यूज है सेबी, स्टॉक एक्सचेंज या डिपॉजिटरी के पास, मतलब लिस्टिंग फी नहीं दिया, एनुअल फी नहीं दिया, या पेनल्टी लगी थी वो पे नहीं किया, किसी भी तरीके से अगर आपका कोई भी पैसा बचा है जो आपको सेबी, स्टॉक एक्सचेंज या डिपॉजिटरी को पे करना था और आपने नहीं किया है, तो अब वो लोग थोड़ी आपको हेल्प करने वाले हैं, वो तो नहीं करेंगे आपको हेल्प, तो आप प्रेफरेंशियल इशू नहीं कर सकते हो। पे कर दिया तो आपका एलिजिबिलिटी हो जाएगा ना, ये इनएलिजिबिलिटी हट जाएगा आपके ऊपर। जब तक पे नहीं किया है तब तक वो इनएलिजिबिलिटी, जिस दिन कर दिया उस दिन खत्म हो गई बात। समझ में आया? तो तीन ही कंडीशन है यहाँ पे। पहला है 90 डेज के अंदर अंदर आपने सेल कर दिया, किस पे अप्लाई नहीं करता? प्रमोटर। अच्छा, प्रमोटर ने अगर बाहर सेल किया तो अप्लाई करेगा। प्रमोटर ने केवल प्रमोटर ग्रुप में सेल किया तब ये अप्लाई नहीं करता। दूसरा, हाँ, अगर भगौड़ा है प्रमोटर या डायरेक्टर है। तीसरा, अगर आपने, अच्छा कुछ भी, बिल्कुल डिफॉल्टर, अगर आपने सेबी, स्टॉक एक्सचेंज या डिपॉजिटरी का कोई पैसा मार के बैठा हुआ है, आपने उन्हें पैसा नहीं दिया, तब वो कंपनी इशू नहीं कर सकती प्रेफरेंशियल इशू। बिल्कुल डिफॉल्टर, हाँ, लेकिन इसमें जनरल कंडीशंस में भी नहीं है। आईपीएफपीओ में नॉर्मल है। राइट इशू में उसमें विलफुल डिफॉल्टर, बस हम लोगों ने ये बोला है कि विलफुल डिफॉल्टर हो तो प्रमोटर को बोल देना कि वो रिनाउंस नहीं कर सकता, बट वो स्टिल है, इसमें नहीं है, अब नहीं है। पूछते हैं हमसे भी से क्यों नहीं है। समझ में आया सबको? तो तीन कंडीशंस है, यहां तक रीड कर लो। करेक्ट, सही बात है। हाँ, नहीं मिलेगा मार्क्स, क्यों मिलेगा? भूल गए होंगे। अरे एक्स्ट्रा पॉइंट गलत हो गया यार, वो एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है? अब तो आपके हिसाब से अगर मेरी कंपनी में विलफुल डिफॉल्टर है कोई प्रमोटर तो आई एम इनएलिजिबल, बट लॉ के हिसाब से नो, आई एम एलिजिबल, तो गलत ही हो गया ना। होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए। चलो रीड करो, प्रेफरेंशियल इशू यहां तक का पूरा रीड करो। इतना धीरे कैसे जा रहे हैं? मेरे को लगा था प्रेफरेंशियल इशू आधा से ज्यादा हो जाएगा आज। क्या है इसमें, क्या हार्ड है? शुरू में डिस्कशन में टाइम निकल गया अपना। बट हम तो बनाएंगे ना, तो उसका टाइम भी तो बाय डिफॉल्ट वेस्ट हो जाएगा। हाँ, ऑप्शन क्या है उसके पास? ए पंचायत, रीड पूरा, अब एक और बार रीड। क्यों? तो एक काम करो, एक पेपर में लिख लेना और स्टेपल कर देना उसको आगे, ठीक है? घर जाके एक व्हाइट पेपर है किसी में लिख देना और स्टेपल कर देना। क्या ये हम स्टार्ट करवाए थे? हम हमेशा CIRP का, तुम्हारे बैच में नॉर्मल में हमेशा CIRP का पूरा प्रोसेस ड्रॉ करवा के बुक के एकदम सामने चिपकवा देते थे। हट मैम की चमची। चलो समझ आया? तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा? प्रेफरेंशियल इशू क्या होता है, किस पे अप्लाई नहीं करता, चैप्टर 5 कहां कहां अप्लाई नहीं करता है, कंडीशंस क्या है प्रेफरेंशियल इशू के, एंड आपकी इनएलिजिबिलिटी क्या होती है। फिर उसके बाद रेलेवेंट डेट दिया है। अब रेलेवेंट डेट क्या चीज के लिए रेलेवेंट होता है? रेलेवेंट डेट क्या चीज के लिए रेलेवेंट होता है? व्हाई इज रेलेवेंट डेट सो इंपॉर्टेंट? कि आपको डेफिनेशन दिया उसका। अरे प्रेफरेंशियल इशू में किस एस्पेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट होता है? नो, नहीं, रेलेवेंट डेट इन जनरल ही सेबी लॉज के अंदर किस चीज को लेके इंपॉर्टेंट है? रिकॉर्ड डेट तो अपने को पता है इंपॉर्टेंट होता है विद रिस्पेक्ट टू नोइंग द शेयर होल्डर्स। रेलेवेंट डेट क्यों होता है इंपॉर्टेंट? वो तो बहुत छोटा सा पॉइंट है। नो, रेलेवेंट डेट जनरली आपका रेलेवेंट होता है फॉर प्राइसिंग। हम लोगों ने प्राइसिंग में आगे जाके पढ़ना है पिछले 90 ट्रेडिंग डेज का, पिछले 10 ट्रेडिंग डेज का। तो ये 90 और 10 कहां से काउंट करोगे? रेलेवेंट डेट से काउंट होता है ना। रेलेवेंट डेट का सबसे बड़ा इंपैक्ट आता है प्राइसिंग के ऊपर, एंड दैट इज व्हाई इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको वो 90 डेज वाला अगर करना है वो स्पेशल रेजोल्यूशन का डेट से रख देंगे, वो उतना प्रॉब्लमैटिक नहीं है। रेलेवेंट डेट बहुत प्रॉब्लमैटिक हो जाता है, तो हमने रेलेवेंट डेट पे ही रखा। क्यों? बिकॉज अगर आप प्राइसिंग वगैरह को पेग कर रहे हो रेलेवेंट डेट से, तो रेलेवेंट डेट ऐसा होना चाहिए दैट विल एंश्योर कि आपका इस न्यूज की वजह से प्राइसिंग ऊपर नीचे नहीं हुआ है।
जो जनरल प्राइसिंग चल रहा था मार्केट में उसके हिसाब से चल रहा है, क्योंकि प्रेफरेंशियल इशू का न्यूज आएगा, इट्स अ प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, प्राइस ऊपर भी भाग सकता है नीचे भी भाग सकता है, तो नहीं ये नहीं चाहिए हम लोग को। हम लोग क्या चाह रहे हैं कि आपका रेलेवेंट डेट बिकॉज प्राइसिंग को अफेक्ट करेगा, रेलेवेंट डेट शुड बी सच जिससे अगर हम लोग प्राइसिंग कैलकुलेट करें तो उस पर इस न्यूज का या किसी भी रैंडम न्यूज का कोई असर नहीं होना चाहिए, वो हमें एक जनरल मार्केट प्राइस बताएगा। समझ में आए? तो रेलेवेंट डेट क्या होता है? रेलेवेंट डेट इज 30 डेज प्रायर टू द मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स। ठीक है, नॉर्मल प्रेफरेंशियल इशू के केस में ये होता है। ठीक है, अगर मान लो रेजोल्यूशन प्लान आपका अप्रूव हो रहा है और उसके केस में आपको रेलेवेंट डेट जानना है, देन दैट विल बी जिस दिन आपका रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव किया गया है बाय द एनसीएलटी। ठीक है, रेजोल्यूशन प्लान के तहत अगर आप कर रहे हो प्रेफरेंशियल इशू, देन द रेलेवेंट डेट विल बी द डेट ऑन विच योर रेजोल्यूशन प्लान इज अप्रूव्ड बाय द एनसीएलटी, नॉट 30 डेज पहले। इट इज दैट डेट जिस दिन एनसीएलटी ने अप्रूव किया। ठीक है, और अगर मान लो कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज की अपने बात कर रहे हैं तो रेलेवेंट डेट होगा या तो 30 डेज प्रायर टू द कन्वर्जन डेट या 30 डेज प्रायर टू द शेयर होल्डर्स रेजोल्यूशन, दोनों में से कोई भी। अगर हम आपका पेपर सेट करते ना, हाँ, तो हम आपका रेलेवेंट डेट को यूज करके आपको प्राइसिंग निकालने बोलते हैं, इसलिए हम पेपर सेटर नहीं है ना। ठीक है, बट दिस इज इंपॉर्टेंट एंड आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आप लोग न्यू सिलेबस के बच्चे हो, यू डोंट नो, यू एब्सोल्युटली हैव नो आइडिया कैसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। यही रीजन था कि हम एक मेरे से जितने बच्चों ने बात किया कि न्यू में जाए कि ओल्ड एक, मतलब कुछ थे ना बच्चे एक अटेम्प्ट स्किप करके आए, मेरे से जितने लोगों ने बात की हम किसी को नहीं करने दिए। मेरी अपनी बहन अभी दिसंबर में दे रही है, मेरी अपनी कजन, हम नहीं करने दिए उसको। ऐसे बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, मत लो रिस्क, बट ठीक है अपने भी करेंगे, क्या है टेंशन मत लो, एक्सपेरिमेंट। हाँ ठीक है चलता है। एक सेकेंड ना, उसका नाम का कॉल आ रहा है। रेलेवेंट डेट रीड कर लो गाइस। अच्छा लास्ट पॉइंट इसका देख लो, अगर रेलेवेंट डेट वीकेंड या वीक हॉलीडे पे आता है तो उसे एक दिन पहले को रेलेवेंट डेट माना जाता है। समझ में आया? प्रीसीडिंग, एक दिन पहले इज प्रीसीडिंग। यो चलो हो गया क्लियर ये? ठीक है, यहीं पे आज रुकते हैं अपने। हम लोगों ने आज क्या क्या किया? हम लोगों ने आज प्रेफरेंशियल इशू क्या होता है वो पढ़ा, उसके एग्जेम्पशंस पढ़े। ठीक है, एग्जेम्पशंस पढ़ने के बाद हम लोगों ने कंडीशंस पढ़ा प्रेफरेंशियल इशू का। कंडीशंस का चार्ट आप लोगों ने नहीं बनाया है। इनएलिजिबिलिटी पढ़ा कि प्रेफरेंशियल इशू कब कब नहीं किया जा सकता है, एंड रेलेवेंट डेट पढ़ा। कल अपने डिस्क्लोजर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये जो डब्बा में दिया गया ये आगे आता है तो उस समय विल डिस्कस, क्योंकि अब इसमें क्या नया हम आपको बताएं, सब तो नया वहां पे डिस्कस हो चुका है, अब यहां कुछ नया है नहीं। हाँ कितना सारा है ना, इतना सा ना। चलो समझ में आया सबको? कल अपने को देखना डिस्क्लोजर्स, टाइम पास है, अलॉटमेंट, प्राइसिंग भी टाइम पास है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। देन एडजस्टमेंट्स, प्राइसिंग ही चल रहा है अभी, ये प्राइसिंग ही, हाँ इतना प्राइसिंग ही चल रहा है, ये पूरा प्राइसिंग है। यहां से जो प्राइसिंग स्टार्ट हुआ है ये पूरा प्राइसिंग है। फिर लॉक इन है, फिर कंसिडरेशन पेमेंट, अलॉटमेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन। ये डॉक्यूमेंटेशन तो आना पड़ेगी, बस मेरी मर्जी, पढ़ के आना। हाँ डन। कल हमारा मोस्टली प्रेफरेंशियल खत्म हो जाएगा, संडे को क्यूआईपी सोशल स्टॉक एक्सचेंज करके संडे को आईसीडीआर खत्म करते हैं अपने, चलेगा? चलिए ऑन दिस नोट फिर आज का लेक्चर को हम लोग यहीं पे करते हैं खत्म। आप सबसे मिलेंगे हम कल सेम टाइम सेम प्लेस, तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद। और जितने लोग भी